इसमें अपन ने Yes, sir. पहला पॉइंट कर लिया था क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और चार्ज। वैसे तो ये सिंपल सी बात है कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्स और वाई के बीच में यदि कॉन्ट्रैक्ट है तो जेड इसको एनफोर्स नहीं कर सकता, कैनॉट सी ऑन दिस। ओके सर, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर अपन ने पहला पढ़ा था क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और चार्ज, कि सर ट्रस्ट और चार्ज के केस में जिसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है, वो उसको यदि वो बेनिफिट नहीं हासिल हो रहा है तो वो केस कर सकता है। केस का नाम है एम के रापाई वर्सेस जॉन। दूसरा अपन ने पढ़ा था मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन एंड अदर फैमिली अरेंजमेंट्स एंड सच एग्रीमेंट इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग, शुप्पू अम्माल वर्सेस सुब्रमण्यम। ठीक है, माँ दोनों बेटों ने किया कि चलो प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं, मम्मी के लिए दोनों इतना इतना हर महीने 5-5 10-10 हजार रुपए कंट्रीब्यूट कर देंगे। एक बेटे ने करना बंद कर दिया, क्या माता जी उसको कोर्ट में ले जा सकती हैं? सर बिल्कुल ले जा सकती हैं, बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट और अ पार्टीशन सेटलमेंट विच इज रिड्यूस्ड टू इन राइटिंग। दे कैन, शी कैन। भले ही वो उस एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था, कि सर एग्रीमेंट दोनों भाइयों के बीच में हुआ था, बट मदर, यदि ये एग्रीमेंट रिड्यूस्ड इन राइटिंग है और मदर पार्टीशन या फैमिली अरेंजमेंट है, सर मदर बिल्कुल नालायक बच्चे को कोर्ट में घसीट के ले जा सकती है। थर्ड, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी और बाय पास्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ, कि सर भले ही एक्स ने वाई को पैसा दिया, बोला यार इसमें से है ना तू मेरे को जो पैसा दे रहा है, वाई ने बोला 45 लाख रुपए तो मेरे को दे दे और 5 लाख रुपए तू मेरे को जेड को दे दे, तो डायरेक्टली दे देना। क्या जेड इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय डिफॉल्ट एनफोर्स करा पाएगा? नो सर, बिकॉज ही इज अ थर्ड पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। बट यदि वाई ने जेड को एक्नॉलेज कर दिया, तेरा 5 लाख रुपया जो एक्स ने दिया था वो मेरे पास में पड़ा हुआ है, आके ले जाना, एक्नॉलेज कर दिया, अब तो भैया जेड इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का वो कहते हो ना बेनिफिट जो है, वो आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज देखी है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, यस सर। मान लीजिए एलआईसी में एक सज्जन थे मिस्टर कालू। ठीक है, मिस्टर कालू ने अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई। ठीक है, क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई? कि मेरी डेथ पे मेरी वाइफ जो है मिसेस लाली, ठीक है, उनको, मैंने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली है, उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए मेरी डेथ पे, मेरी वाइफ मिसेस लाली को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। तो सर कौन हुई नॉमिनी? नॉमिनी है ना, जिसको नाम, जिसका नाम ये इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किया गया है, वो। तो सर बाद में क्या हुआ, मिस्टर कालू की डेथ हो गई, तो सर अब हिसाब से तो एलआईसी को जो नॉमिनी है इस पॉलिसी की, मिसेस लाली, उनको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था, पर एलआईसी ने नहीं दिया। तो मिसेस लाली ने क्या किया, एलआईसी के ऊपर केस ठोका। ओके सर, एलआईसी बोला कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और कालू के बीच में था, लाली कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बोलता है कि ये। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये जो लाली है इनका नाम ये नॉमिनी में लिखा हुआ है, ये नॉमिनी में है, तो सर इनको मिलना चाहिए। यदि तुम नहीं दे रहे हो तो ये बिल्कुल असाइन करा सकती है। ये जैसे एलआईसी वगैरह जैसे केसेस हुए इन सब में। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। देखो, जो काम आदमी खुद करता है वो कई बार उसके लिए एजेंट भी अपॉइंट कर देता है। मिस्टर एक्स खुद मुंबई में रहते थे, एक प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने कोलकाता में खरीद के रखी थी, एक प्रॉपर्टी इन्होंने कोलकाता में खरीद के रखी थी। रोज रोज तो उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए जा नहीं सकते थे, या कोई ग्राहक आए तो उसको दिखाने के लिए जा नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए को अपना एजेंट के जैसे वहां पर अपॉइंट कर दिया। एजेंट को ताकत दी, क्या ताकत दी, कि तू मेरे बिहाफ पे लोगों को प्रॉपर्टी दिखा सकता है, मेरे बिहाफ पे मिनिमम 3 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा में प्रॉपर्टी बेचना, इससे कम में नहीं, मिनिमम 3 करोड़ रुपए में
प्रॉपर्टी बेचनी है तो बेच भी सकता है, ऐसे राइट्स भी मैं तेरे को देता हूँ। तो सर देखो, मिस्टर एक्स ने के बिहाफ पे एजेंट ने मिस्टर वाई को कोलकाता की जमीन बेच दी। ओके सर, तो अब क्या मिस्टर एक्स इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं यदि मिस्टर वाई पैसा नहीं दे रहे हैं उनका? तो यस सर, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि ये एजेंट एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मिस्टर एक्स को ही तो कर रहा है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये एजेंट हो गया। तो सर ऐसा मत बोलो कि इज अ थर्ड पार्टी, रादर ही एजेंट इज वर्किंग ऑन हिज बिहाफ, तो सर इसके बिहाफ पे कर सकते हैं। तो where an agent has acted within his capacity and in the name of his principal can enforce that contract into the court of law. No problem will arise. ठीक है? आपने सुना है कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, समझ लो, कभी सुना है इस वर्ड को, पावर ऑफ अटॉर्नी? क्या होता है, मिदुष जो है वो कोलकाता नहीं जा पा रहा है, तो उसने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी कनव जो वहां रहता है उसको दे दी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज नथिंग बट उसने कनव को एजेंट जैसे अपॉइंट किया अपनी उस जमीन को बेचने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है कोविनेंट्स रनिंग विद द लैंड। कोविनेंट्स रनिंग विद द लैंड, एक बार इसको कनव पढ़ ले फिर मैं समझाता हूँ। Yes, sir. In cases of transfer of immovable property, the purchaser of land who has noticed that the owner of the land is bound by certain conditions or covenants created by an agreement affecting the land shall be bound by such conditions, even though he is not a party to the original agreement containing those conditions or covenants. ठीक है सर, मान लो हमारा कनव जो है ने खूब पढ़ाई की, सीरियसली पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अपने प्रोफेशनल जीवन में भी वो इतना सक्सेसफुल रहा कि उसने एक मतलब बहुत अच्छा पैसा वैसा कमाया, प्रॉपर्टी बनी। ओके सर, तो उसने रिसेंटली एक होटल खरीदा जो कि अक्सा बीच के किनारे था। अक्सा बीच के किनारे उसने एक होटल खरीदा। ओके सर, अब उसने होटल खरीदने के बाद में क्या किया कि सर बीच का कुछ हिस्सा भी उसने, जो मुंबई की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी थी उससे इतना हिस्सा बीच का रेंट पे ले लिया, होटल के साथ वाला हिस्सा होटल के यूज के लिए। ओके सर, तो सर कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बन रहा है? सीए कनव के बीच में एज द ओनर ऑफ द होटल, और मान लो बृहन मुंबई महानगर पालिका के बीच में। ठीक है, जो कि इसके राइट्स रखती थी। ओके सर, अब ओवर द टाइम, अच्छा इस बीच के हिस्से को लीज पे लेने के लिए इसने इसके और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके सर, कनव ने ओवर द टाइम ये होटल किसको बेच दिया? मान लो कविश को बेच दिया। अब होटल का राइट और होटल के साथ में ये जितनी भी चीजें हैं ना जो इसने, जैसे अक्सा बीच का वो थोड़ा सा पार्ट और वो सब साथ का साथ इसको बेच दिया। ओके सर, अब क्या है, बृहन मुंबई महानगर पालिका थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगा इस जगह को यूज करने के लिए, जो भी होटल का ओनर था उसको यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम करने लगा। तो सर कविश गया किसके खिलाफ? अगेंस्ट दी ब्रह्म बीएमपी, ठीक है, बृहन मुंबई महानगर पालिका, और केस किया कि देखो लीज पे दिया था, अब हमको यूज नहीं करने दे रहे। बीएमपी बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो कनव और हमारे बीच में था, तुम कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस जगह को यूज करने के कॉन्ट्रैक्ट को तुम कैसे एनफोर्स करा सकते हो? तो बोला देखो, जब मैंने ये जमीन खरीदी तो इट इज अ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। इस जमीन होटल के साथ में मैंने इस चीज का भी राइट साथ में मिला है मेरे को, इट इज इसके साथ में ये राइट जुड़ा हुआ था जो मेरे को मिला है, तो इट इज अ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। तो मैंने भले ही डायरेक्टली आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, बट सिंस दिस राइट टू यूज दिस बीच प्लेस, पार्ट ऑफ दिस बीच इज अ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, सो मैं इसको एनफोर्स करा सकता हूँ। तो भले ही मैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, अब उसको रिप्लेस करके मैं आऊंगा, या मेरे मेरे को वो राइट है यूज करने का, तो आई कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट
जो आपने 99 ईयर्स के लीज पे दिया, अभी 20 साल हुए और आप वापस ये राइट छीन रहे हो, ऐसा चलेगा नहीं। ठीक है, कोर्ट ने उसकी बात मानी और कोविनेंट रनिंग विद द लैंड के हिसाब से, भले ही वो पार्टी नहीं था टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीएमपी एंड कनव, बट ही कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या ये एक्सेप्शन समझ में आ गए आप लोगों को? क्रिएशन जहां पर एक आदमी पार्टी नहीं भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो भी वो उसे एनफोर्स करा सकता है। बेसिक रूल है नहीं करा सकता, बट एक्सेप्शन है तो करा सकता है। ठीक है, ये 6 के 6 एक्सेप्शन समझ में आ गए या नहीं आ गए? बोलिए। इजी है ना, याद रखने की बात है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर बेस्ड, और यदि आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान किया तो पूरे नंबर लेके निकलोगे। ठीक है, अब अपने पास में लास्ट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर कंसिडरेशन का। वैसे तो अपन बोलते हैं कि सर जितनी भी पार्टीज हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ता है तो वो बनता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन का एलिमेंट नहीं है, एक्स ने भी वाई को कुछ नहीं दिया और वाई ने भी एक्स को कुछ नहीं दिया, यानी कि एक्स को भी कुछ नहीं मिला या केवल वाई को मिल रहा है, या वाई को नहीं मिला केवल एक्स को मिल रहा है, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है। तो सर बेसिक थीम इज नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। यदि दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर इस रूल के सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहां केवल एक पार्टी के लिए कंसिडरेशन है, दूसरी के लिए नहीं भी है, तो भी लॉ बोलता है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले बेसिक रूल बताया नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इन 7-8 जगहों पर हम भले ही दोनों पार्टीज के लिए वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, एक के लिए ही है या दोनों के लिए नहीं है, तो भी हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, तो भी हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो ये टॉपिक पढ़ना है अपने को, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, explain the validity of a contract without consideration. Explain the validity of a contract without consideration. Third, state the exceptions to the rule no consideration no contract. कैसे भी आ सकता है, वो exactly क्या पूछ रहा है उस हिसाब से बेस बना के आंसर करना अपने को चालू करना है। पूछ इसी में से घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो सर ये पॉइंट्स पढ़ने रहेंगे अपने को, कल की क्लास में कवर करते हैं। और फिर इसके क्वेश्चन बैंक में अभी आपको दे देता हूँ, उसको करना स्टार्ट करो, कल की क्लास में आने से पहले छोटा सा होएगा, कर लेना वो क्वेश्चन बैंक। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं 8:30।